Hello everyone. I'm back with another IPO analysis video. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक IPO की जो कल से मार्केट में आने वाला है which is Monolithic India. So before starting the video, just for a disclaimer that this video is made for education purpose only and we do not recommend this video as advice or tips. We are not responsible for any kind of profit and loss. Stock market investments are subject to market risk. बात करते हैं मोनोलिथिक इंडिया लिमिटेड की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिजनेस की कि ये करता क्या है। ये रेमिंग मास्क बनाने में स्पेशलाइज्ड है। रेमिंग मास्क क्या होता है? रेमिंग मास्क बेसिकली जो हमारी भट्टी वगैरह होती हैं स्टील की, आयरन की, उनमें बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हीट वाले होते हैं, दे आर, तो उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली एक हीट रेजिस्टेंट लाइन है। बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन के लिए रेमिंग मास्क यूज़ करते हैं। रेमिंग मास्क कई तरीके के होते हैं, स्लीक या एल्यूमिनियम। सो ये कंपनी उन रेमिंग मास्क जो कि हीट प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर सी होती है जो हम भट्टियों पे लगाते हैं ताकि हीट से बचाव हो सके, तो उसके लिए ये स्पेशलाइज्ड है ये कंपनी। और मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि आपकी जो भी भट्टी है, वेदर आयरन की या स्टील की, उसमें इस रेमिंग मास का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी एफिशिएंसी जो होती है भट्टी की, वो डिसाइड कर पाएगी हमारी रेमिंग मास की क्वालिटी से। अगर अच्छी क्वालिटी का हमारी रेमिंग मास होगा तो हमारी भट्टी की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। इसकी अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइन में, तो ये सब SGB 777, SLM 999, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। और मेजरली जो स्टील प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये सर्व करता है। इसकी जो मेजर रेमिंग मास फैसिलिटी है वो वेस्ट बंगाल में है। और इसी तरीके के इसके जो कस्टमर्स हैं वो मेनली वेस्ट बंगाल, झारखंड, जहाँ जहाँ पे हमारी आयरन स्टील की फर्नेस इंडस्ट्री है, वहाँ वहाँ इसके कस्टमर्स हैं। तो इनके प्रोड्यूसर्स को ये सप्लाई करता है। बात करें तो इसके आईपीओ की, ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है जो एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म पे आएगा। बेसिकली ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ क्या होता है? एसएमई आईपीओ बेसिकली स्मॉल और मीडियम कंपनीज के लिए होता है। और इसकी जो अलॉटमेंट होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। इशू साइज जो है इसका वो है 57.36 लाख शेयर्स का, जो कि फुली फ्रेश इशू है। तो इसके अंदर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सब फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल होता है जबकि प्रोमोटर्स वगैरह अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं, और फ्रेश इशू होता है जब हम अपना पैसा उठा रहे होते हैं, ईदर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर अपने डेट को पे करने के लिए। ये पूरा फ्रेश इशू है। इसका मतलब प्रोमोटर्स अपने शेयर्स नहीं कुछ भी सेल आउट कर रहे हैं। DRHP फाइल 3 मार्च 2025 में इन्होंने किया था, और DRHP डिटेल्स इसकी सब उसके अंदर इन्होंने डाली थी। इसके बाद एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 50% QIBs को है, 35% रिटेल के लिए है और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। लिस्टिंग इसकी NSE SME प्लेटफॉर्म पे होगी। और इसका जो लीड मैनेजर है वो है हेम सिक्योरिटीज, जो कि उसकी काफ़ी लाइक अच्छी रेपुटेशन इन द मार्केट एज अ लीड मैनेजर। और रजिस्ट्रार जो है इसका है के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, ये कल विच इज़ ऑन June 12, 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए आएगा टिल June 16, 2025 तक। अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है इसका June 17 को। और इसका जो आईपीओ प्राइस बैंड रहेगा वो रहेगा लोअर बैंड 135 एंड अपर बैंड वुड बी 143। मिनिमम लॉट साइज वुड बी 1000 शेयर्स। बिकॉज जो हमारा नॉर्मल जो होता है वो 15,000 या 14,000 15,000 के अंदर की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो है 1,35,000।
बिकॉज ऑफ एसएमई, क्योंकि एसएमई में जैसे कि मैंने अभी बताया वो एक नॉर्मल आईपीओ की तरह नहीं होता। उसमें स्मॉल, पहली बात तो उसमें जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल और मीडियम साइज होती हैं, और उसमें रिस्क भी उसी हिसाब से ज़्यादा होता है। और उसका फिर इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को इसका अलॉटमेंट, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ताकि नॉर्मल जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें ना इन्वेस्ट करें। मिनिमम लॉट साइज जो है वो एच एन आई के लिए रहेगा 2 लॉट्स का, विच इज़ 2000 शेयर्स, और उनकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 286,000 की होगी, 2.86 लैक्स की होगी। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लॉट साइज का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है रिटेल की या फिर उसकी, वो प्राइस बैंड 135 पे है। अगर हम अपर बैंड के हिसाब से करेंगे तो इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 1,43,000। सो ये इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से प्राइस बैंड पे लगा रहे हैं, 135 या 143। इसके की मैट्रिक्स की बात करें तो इसका RONW इज 41.15%, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 12.2, एंड GMP जो कि अभी चल रहा है इट्स अराउंड 17, और जो कि घटता बढ़ता रहता है। इसकी प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ अगर हम एनालिसिस करें तो इसका ईपीएस चल रहा है अभी 9.056, जो कि बेस्ड है पैट ऑफ 14.89 करोड़ समथिंग। पोस्ट आईपीओ का जो होगा सेम सिमिलर पैट पे 6.67 होगा। इसका पीई है 15.79, एंड पोस्ट आईपीओ पी होगा 21.4509। अभी शेयर होल्डिंग इसकी 160 लाख शेयर्स की है, और पोस्ट आईपीओ इट वुड बी 21736 लाख शेयर, 1000 शेयर्स। promoters holding अभी 100% है, and after the IPO it would be 73.61%। अब बात करें कि ये जो आईपीओ से पैसा लेंगे उसे कहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो इन्होंने इसे 4 पोर्शन में डिवाइड करा है, जिसमें से फर्स्ट ये केपेक्स अपना करेंगे जो अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे, तो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे, जिसमें वो लैंड, शेड और मशीनरी का परचेज करेंगे। तो इसमें इन्होंने लगभग 16 से 17 करोड़ के बीच में लगाया है कि वो इसमें एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे। अब आती है इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है मेटर्जिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें भी ये सेम लैंड और मशीनरी वगैरह खरीदेंगे जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, तो उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे करीब 20 करोड़ के आसपास। बाकी ये अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स जो कि होता है हमारे कुछ इन्वेंट्री खरीदना, रॉ मटेरियल्स खरीदना, या फिर अपने कस्टमर से जो पैसा आता है या फिर उनको पे करना होता है, जो अपने रॉ मटेरियल्स के खर्चे के लिए या फिर जो भी खर्चे होते हैं डे टू डे बेसिस पे, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो वर्किंग कैपिटल नीड्स में आती है। तो उसके लिए, और फिर लास्ट में ये कॉर्पोरेट पर्पस, अपने जो जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस हैं जो कि कुछ लेना देना या फिर वैसे कुछ खर्चे हो जाते हैं उसके लिए, तो इन्होंने मेजरली अपना जो फ्रेश इश्यूज पैसा आएगा इन 4 चीज़ों में यूटिलाइज करेंगे। अब बात करें इसके फाइनेंशियल स्नैपशॉट की, तो इसके हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, मार्च 2023, 24 और 2025 का, जिसमें रेवेन्यू हमारे इंक्रीज हुए हैं थ्रू आउट इन 3 सालों में, और सेम गोज फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एबिटा, एंड इनके एसेट्स भी, इनकी नेटवर्थ भी हमारी लगभग, अगर 2024 से देखें 2025 तक अराउंड 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है। रेवेन्यू सरप्लस अराउंड 16 से 19 करोड़ हुए हैं, और इनकी टोटल बोरोइंग्स 2.7 करोड़ से 7.43 करोड़ हुई है। अगर हम एक रफली देखें तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अराउंड 1.8 टाइम्स हुआ है, और इनका एबिटा भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से इंक्रीज हुआ है। सो ओवरऑल इनका फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छे दिख पा रहे हैं यहाँ पे। इनके टोटल बोरोइंग्स इंक्रीज हुई हैं, बट अगर हम उसको देखें इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस और एसेट्स के हिसाब से, तो इनका डेट टू इक्विटी काफ़ी कम आता है, विच इज़ अराउंड आई थिंक 0.15।
in 2024 and I think 0.21 in 2025. तो फाइनेंशियली इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही इंक्रीज हुए हैं विच इज़ अ गुड साइन। अब हमने इनकी बात करी, इनके अभी तक हमने इनके फंडामेंटल्स देखे, इनका अपना पोस्ट और प्री और पोस्ट आईपीओ कंडीशंस देखी। अब अगर हम रिलेटिवली बात करें जो इनके कॉम्पिटिटर्स के उसमें है पर्सपेक्टिव में, तो इनका जो मेजर कॉम्पिटिटर इन्होंने आइडेंटिफाई करा है इट इज़ राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स लिमिटेड, जो कि सेम काम करता है, रैमिंग मास्क में स्पेशलाइज्ड है। अगर हम उसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो इट इज 709 रुपीज एंड उसका पीई इज 88.2। अगर हम खाली पीई ही देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो रिलेटिवली मोनोलिथिस का पी 15.79 है विच इज काफी लाइक कम उसके, अगर हम इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर के साथ देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो इनकी प्राइसिंग इन्होंने करी है, जिस प्राइस बैंड पे ये इशू कर रहे हैं, इट इज लाइक सम वॉट दे आर एग्रेसिवली प्राइस्ड। जिसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो हम इसको कहेंगे कि इन्होंने थोड़ा अपना मार्केट के हिसाब से थोड़ा कम प्राइस किया है विच इज लाइक अ गुड थिंग। तो ये ओवर प्राइस्ड नहीं कहेंगे हम इसको, अगर हम खाली राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड से इनका कंपेयर करें तो। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैपिटल है 3,259 करोड़ और मोनोलिथिस की है 310 करोड़। बाकी ईपीएस उनका लगभग सेम सा है, इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 1 रेशियो। DE which is debt to equity ratio, राघव प्रोडक्टिविटी का है 0.15 एंड मोनोलिथिस का है 0.21। So Raghav is also said to be having a really low debt to equity। उनका डेट लगभग जो इक्विटी के कंपैरिजन में काफी कम है। आरओई अगर हम देखें तो मोनोलिथिस का अराउंड 2 टाइम्स है विच जिसका, और आरओसी ही भी 2 टाइम्स है राघव प्रोडक्टिविटी से। तो हम देख सकते हैं कि उसका ये दोनों चीज काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है। ओवरऑल उसका हमने देखा कि मार्केट में भी जो ये लेकर आ रहे हैं जिस प्राइस पे, वो भी अच्छा है एंड इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी अच्छे थे। तो हमने अभी तक 2 कंपैरिजन करे इनके फंडामेंटल्स से और इनका रिलेटिव जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब तीसरा आता है हमारा, अगर हम इसका देखें ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो जून 8 पे इनके जो ग्रे मार्केट प्राइस था वो 17 रुपीज था। अगर हम उसके एस्टिमेट करें प्रीमियम तो इट वुड बी 12% ओवर 145 अपर बैंड के हिसाब से अगर हम देखें। और जून 10 पे उसका जो ग्रे मार्केट प्राइस था इट इज 171 और उसमें एस्टिमेटेड प्रीमियम 20% है। बट मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगी ग्रे मार्केट प्राइस एक मीडियम नहीं है जिसके थ्रू हम सोच सकें कि हम इन्वेस्ट करें या नहीं। इट्स जस्ट देखने के लिए कि उसका जो एक ग्रे मार्केट में कितना चल रहा है, बट आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके बेसिस पे नहीं ले सकते। सो ओवरऑल हमने बात करी इसके 3 पैरामीटर्स के ऊपर, फंडामेंटल्स, इसका रिलेटिव जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से और ग्रे मार्केट के हिसाब से। तो इसके तीनों के हिसाब से हमने जो देखा उसका प्राइस जो है काफी अच्छा दिख रहा है। पी के हिसाब से इसका प्राइस अच्छा दिख रहा है, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और इसका ग्रे मार्केट में भी इस टाइम प्रीमियम पे चल रहा है 17 और रुपीज समथिंग ऑन 8 और काफी अच्छा चल रहा है। सो इस पूरी वीडियो में हमने यही कवर करा अबाउट दिस आईपीओ और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हम और भी आईपीओज आगे कवर करते रहेंगे। थैंक यू।